लोग आज यहाँ पे बात करेंगे आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें मॉड्यूल 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इस मॉड्यूल 2 में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले कैसे सिलेक्शन किए जाते हैं, कैसे एडवर्टीज़मेंट निकाले जाते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे निकाले जाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें किसी को जॉब पे रखा जाता है, किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है? तो कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट से एक स्पेसिफिक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये जो है मान लो कि जो भी क्वालिफ़िकेशन है किसी भी कैंडिडेट का, उसके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे, जिसका भी क्वालिफ़िकेशन मैच करता है उसी के बेसिस पे जो है कैंडिडेट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट जो है जनरली एक सिस्टम असेसमेंट होते हैं जिसमें जो है जो भी सिलेक्शन किए जाते हैं वो बेस्ड ऑन जो भी वैकेंसीज़ अवेलेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी के अनुसार जो है यहाँ पे किया जाता है। ये जो प्लेसमेंट होता है ये इंटरनल फिलिंग होता है वैकेंसीज़ का। आपको क्वेश्चंस कई बार मैंने बताए हैं, समझाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो सिलेक्शंस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला एक इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली में क्या होता है कि कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो प्रमोशन हो रहा है या कोई रेफरेंस के थ्रू प्लेसमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो वो इंटरनल वैकेंसीज आते हैं या इंटरनल वैकेंसीज़ के अंतर्गत आता है। लेकिन वही अगर किसी को दूसरे जगह से एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाए, है ना, रिक्रूट किया जाए, एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया जाए कि भाई हम आपको जो है लेने वाले हैं, आपके पास अगर ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को भरिए। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपको जो है हम जॉब ऑफ़र करेंगे। लेकिन इंटरनल जो वैकेंसीज़ होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट आपका सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लिया जाता है, देखा जाता है कि हाँ आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आपका सारी चीज़ें रैंकिंग जो भी आपका है आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, तो आपको डायरेक्टली जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो प्लेसमेंट होते हैं ये जो प्रोसेस है ये इसमें रैंक के बेसिस पे ही जो है आपको दिया जाता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें आप अगर कम मार्क्स लाए हुए रहेंगे सेमेस्टर में तो आपका मान लो कि नहीं होगा। अगर अच्छा मार्क्स है तभी जो है आपको सिलेक्ट भी कंपनी करती है। बट कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कई बार जो है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। ओके, कुछ सिग्निफिकेंस है प्लेसमेंट के। देखो, सिग्निफिकेंस को आप कई बार इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सिग्निफिकेंस को इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हो। यानी एक तरीके से ये साइनोनिम्स के तौर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है प्लेसमेंट का वो है कि एम्प्लॉय का जो मोरल होता है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। क्यों इम्प्रूव होता है? क्योंकि मान लो कि वो पहले मान लो कि जॉब कर रहा था एक नॉर्मल एम्प्लॉय के तौर पे, और उसको अगर इंटरनली वैकेंसीज आया और इसके पास क्वालिफिकेशंस था पहले डिप्लोमा, और बीच में अपना जॉब करते करते वो कर लिया क्या, बीटेक भी कर लिया। यानी अपनी क्वालिफिकेशन को क्या कर लिया, स्किल्स को, जो डिग्री उसके पास था उसको बढ़ा लिया। अब जब डिग्री वो अपना बढ़ा लिया तो उसको जो है अब इंटरनली क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। तो जब प्रमोशन उसको हुआ तो उसका जो है मोटिवेशन बढ़ा कि नहीं भाई हम जो है डिप्लोमा से डिग्री किए तो हमारा जो है प्रमोशन हो गया। तो वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को बताएगा कि देखो भाई हम जो है डिप्लोमा से बीटेक कर लिए तो मेरा प्रमोशन हो गया, तुम भी करो तुम्हारा भी होगा। या फिर जैसे कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हो, तो कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप अभी 7th सेमेस्टर में हो, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है ना, और प्लेसमेंट अगर आपका हो जाता है तो आप अपने जूनियर को क्या बताइएगा कि आप अगर इस तरीके से आपका ये स्ट्रेटजी रहेगा पढ़ने का तो आपका भी प्लेसमेंट होगा। इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जो मोरल वैल्यूज़ है वो आपका क्या होता है, इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय का टर्नओवर जो रिड्यूसिंग होता है उसमें भी हेल्प करता है। फिर जो एब्सेंटीज़म होता है उसमें रिड्यूसिंग में हेल्प करता है।
जो एक्सीडेंट रेट होते हैं वो उसमें भी रिडक्शंस होते हैं, जो मिसफिट होते हैं बिटवीन कैंडिडेट और जॉब के बीच में वो भी कम होता है, अवॉइड किए जाते हैं उसको। और ये हेल्प करता है कैंडिडेट को टू वर्क एज द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट आपका किया गया उसका जो भी ऑब्जेक्टिव के साथ आपने जो है कंपनी को ज्वाइन किया है उसके अनुसार ही जो है आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। आपको अपना दिमाग वहाँ पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्लेसमेंट। क्या प्रिंसिपल्स हैं प्लेसमेंट के, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्यू प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रिंसिपल आपका बोला गया है कि अ मैन शुड बी प्लेस्ड ऑन जॉब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। जो भी जॉब का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ही जो है किसी भी आदमी को वहाँ पे क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। अब उसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं फिर भी उसको जो है रख दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जिसका रिक्वायरमेंट है उसी को जो है वहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। ये पहला सिद्धांत जो है आपका यहाँ पे बोलता है। उसके बाद दूसरा बोलता है कि पर्सन्स के क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे जो है आपका प्लेसमेंट किया जाता है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर किसी के पास लोअर क्वालिफ़िकेशन, मान लो कि अगर जेई का वैकेंसीज है, ठीक है, ये जब प्लेसमेंट होता है उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल जो एक्सटर्नल वैकेंसीज आती है उसकी बात नहीं, इंटरनल वैकेंसीज या के बारे में। तो अगर मान लो कि जेई पोस्ट के लिए जो है प्लेसमेंट आपका आया, तो अगर कोई डिप्लोमा में कैंडिडेट है ना, और कोई बीटेक का कैंडिडेट है, तो प्लेसमेंट में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो हायर डिग्रीज़ है और जिसके पास अच्छा क्वालिफ़िकेशन है। डिग्री सिर्फ हो जाने से नहीं, मान लो कि दोनों का इंटरव्यू लिया गया, जो डिप्लोमा वाला था उसका भी और जो बीटेक वाला था उसका भी। अब दोनों का इंटरव्यू जो है लिया गया। अब डिप्लोमा वाला का जो इंटरव्यू लिया गया ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया डिप्लोमा में वाला, और जो बीटेक वाला था वो बस गया खाना पूर्ति करके आ गया। तो भाई जो डिप्लोमा वाला डिग्री भले ही इसके पास ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जिस कंपनी को जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी किसके पास है, डिप्लोमा वाले के पास है। तो जब क्वालिटी उसके पास है, डिप्लोमा वाला के पास है, तो डिप्लोमा वालों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा जाता है। फिर तीसरा यहाँ पे बोला जाता है कि एम्प्लॉय को जो है आपका जो भी वर्किंग कंडीशंस है वो प्रॉपर तरीके से रिलेटिव होना चाहिए। अब मान लो कि वो डिप्लोमा किया है, अब उसको काम करवा, डिप्लोमा में मान लो सिविल इंजीनियरिंग का काम किया है, ठीक, अब उसको जो है काम दे दीजिएगा इलेक्ट्रिकल वाला या मैकेनिकल वाला, तो ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे तीसरा बोलता है कि प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो जो जिस ब्रांच से रिलेवेंट है, जो जिस फील्ड से रिलेटेड है, उसी फील्ड में उसको जो है जॉब मिलना चाहिए। अगर उसमें अगर कोई गलत करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाना चाहिए, ये भी कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट बोला जा रहा है कि जब कोई नए एम्प्लॉय आए जॉब करने के लिए तो उसको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझाना चाहिए कि किस तरीके से क्या काम करनी चाहिए, और वो लॉयल होने चाहिए, यानी विश्वसनीय वो काम करे। ये न कि पहला दिन आया और पहला ही दिन जो है घोटाला करके भाग जाए, तो वैसा नहीं। पाँचवा कि प्लेसमेंट शुड बी रेडी बिफोर द ज्वाइनिंग डेट ऑफ द न्यूली सिलेक्टेड पर्सन। जो भी न्यूली सिलेक्टेड पर्सन ज्वाइन करने से पहले ही जो है प्लेसमेंट को क्या किया जाता है, रेडी कर लिया जाता है। जो प्लेसमेंट होते हैं इन इनिशियल पीरियड वो टेम्पररी होते हैं, एज चेंज आर लाइकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जब प्लेसमेंट होता है तो प्लेसमेंट के टाइम में क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों ट्रेनिंग दिए जाते हैं, ट्रेनिंग इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसको जो है सारी चीज़ें समझ में आ सके जो भी वो काम करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद उसका जो है एक फाइनल पोस्ट जो है बताया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आपको जो है इस काम के लिए जो है हम अपॉइंट किए हैं, आपको ये काम करना है। ट्रेनिंग के दौरान भी जो है आपको स्टाइपेंड दिए जाते हैं, यानी कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि आप उसमें बेहतर आपको मोटिवेशंस मिल सके।
है ना। सॉफ्ट स्किल्स में मैंने आपको बताया कि भाई किसी को भी, या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी मैंने बताया कि अगर किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो क्या करो, उसको 2 घंटा ज़्यादा काम करवा लो और कुछ पैसा ज़्यादा दे दो, उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाएगा। या फिर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कुछ गिफ्ट दे दो, तो भी उसके अंदर मोटिवेशन कूट कूट कर भर जाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका मोरल बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल आपके जो है यहाँ पे कहता है। अब बात करते हैं अगला जो टर्म है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें आप कोई कंपनी में अगर किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया गया है ना, जैसे प्लेसमेंट किसी का हो गया, या फिर किसी का जो है ऑफ जॉब मिला, मतलब एक्सटर्नल वैकेंसीज़ के थ्रू जॉब में आए, या कोई इंटरनल वैकेंसीज यानी प्लेसमेंट के थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जो है चला गया। अब जब दोनों जॉब करने के लिए चला गया तो यहाँ पे जो है क्या हुआ कि उसको जो है समझाया जाए, इन बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के क्या कोई काम कर सकता है, उसको ट्रेनिंग कर देना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो ट्रेनिंग जो दिया जाता है उसी को जो है यहाँ पे बोला जा रहा है इंडक्शन। जैसे आप जो है अपने कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए होंगे, फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन करवाए होंगे तो एक वीक का क्या चला होगा, इंडक्शन प्रोग्राम चला होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन करवाए होंगे तो आपका जो है 1 सप्ताह का इंडक्शन प्रोग्राम चला होगा। इस इंडक्शन प्रोग्राम में क्या बताया गया होगा आपको कि आपके सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना है, आपको क्लासेस इतना बजे से इतना बजे तक करना है, आपको अटेंडेंस डेली लगाना है, आपको ये बुक परचेज़ कर लेनी है, आपको ऐसे टाइम टेबल पे फॉलो करनी चाहिए, आपका आगे का फ्यूचर इस तरीके से आप अपना सेट करिए, आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें अच्छा कीजिए, उसको अच्छा करने के लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा, इन सभी, और अच्छे से पढ़िए। इन सभी बातों को जो है 1 सप्ताह तक जो फर्स्ट ईयर में आते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं उन लोगों को पहले 1 सप्ताह में यही चीज़ बताया जाता है। अगर आपके कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम नहीं हुआ है तो भाई आप ही समझो, या तो आप लेट ज्वाइन किए होगे या फिर आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते होगे। अगर करते होगे तो ये इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा। तो वही इंडक्शन यहाँ पे भी बोला जा रहा है। अब आप कंपनी में गए काम करने के लिए, अब कंपनी में आप काम करने के लिए गए, वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से काम करना है, तो क्या आप वहाँ पे बेटर काम कर पाएंगे? वहाँ पे बोलेगा फाइल लाओ, तुम लेकर चले जाओगे कुछ और, वहाँ पे कुछ और चीज़ का फाइल मांगेगा, आप कुछ और चीज़ का फाइल लेकर चले जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि किस कंपनी, जो कंपनी आप ज्वाइन किए हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन किए हो वो आपके लिए बेस्ट है भी या नहीं भी। ओके, इसका मेन उद्देश्य जो इंडक्शंस का यही होता है कि जो भी नए एम्प्लॉय आए, है ना, जो भी नए एम्प्लॉय आए उसको ये बताना कि किस लोकेशन पे आपका कैंटीन है ना, किस जगह पे आपका मेस है, किस जगह पे आपको जो है लाइब्रेरी है, कब लाइब्रेरी में आपको जाना है, किस आदमी से कितने दिन में मीटिंग करना है ना, कितने देर आपको जो है काम करने हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बातें जो है बताई जाती है इंडक्शन प्रोग्राम में। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे समझाया जाता है, उसी पॉइंट को यहाँ पे जो है लिखा गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे पहले बोला गया क्या कि आपको जो है शर्माना नहीं है, नर्वस नहीं होना है मीटिंग में, क्योंकि जैसे आप हो वैसे सब कोई है। अगर तुम गधा हो तो सब कोई गधा है, अगर तुम स्मार्ट हो तो सब कोई स्मार्ट है, ये आपको समझ कर चलना है। मतलब किसी को भी आपको जो है कम नहीं समझना है। उसके बाद फिर आपका जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉफ़ी एरिया कहाँ पे है, रेस्ट पीरियड कितने बजे होंगे, कब होंगे, कब कहाँ पे जाकर आपको रेस्ट करना है। उसके बाद एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए, जो भी लेबर का टर्नओवर है उसको रिड्यूस करने में कैसे हेल्प किया जाए। फिर कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो किससे आप जाकर जो है पूछिएगा। इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे फोकस किया जाता है। ये इंडक्शन प्रोग्राम का जो है मेन उद्देश्य यही आपका होता है। एडवांटेज की बात किया जाए फॉर्मल इंडक्शंस की, तो
वो आपका होता है, सबसे पहला एडवांटेज होता है कि ये टू वे चैनल होता है ना, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। और साथ ही ये जो प्रॉपर इंडक्शंस फैसिलिटीज़ होते हैं, ये टीम वर्क और एमंग एम्प्लॉय में इनफॉर्मल रिलेशन जो है डेवलप करता है। जो इफ़ेक्टिव इंडक्शंस होते हैं ये नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम करने में भी मदद करता है। इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है ये गुड रिलेशन डेवलप करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये कंपनी में अगर किसी नए एम्प्लॉय का इंटरेस्ट नहीं है तो वो कंपनी को छोड़कर भी जा सकता है, इसलिए जो है इंडक्शन प्रोग्राम दिया जाता है ताकि उसको 7 दिनों में या 10 दिनों में या जितने दिन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पीरियड्स होते हैं इंडक्शंस के। कोई 1 महीना देता है, कहीं पे 2 महीना होता है, कहीं पे 1 सप्ताह का इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम जो है डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का है और कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन क्या है, जैसे आप समझ लिए कि इंडक्शन प्रोग्राम क्या है। तो इंडक्शन प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या काम करनी है, कैसे काम करनी है। तो अब आपका जो है मन नहीं कर रहा है वहाँ पे काम करने का, तो आप वहाँ पे एक लेटर देंगे कि भाई हमको इंडक्शन प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम इस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर 100 लोग इंडक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया नए एम्प्लॉय, उसमें से जो है 10 एम्प्लॉय जो है चला गया। अब इस 10 एम्प्लॉय में से चला गया तो बच गया 90 एम्प्लॉय। ये जो 90 एम्प्लॉय अब यहाँ पे बचा, यही जो है क्या करेगा, उसमें काम करेगा। तो अब ये जो 90 एम्प्लॉय काम करेगा तो इसका रिटेन करवाना है, यानी इसको कॉन्स्टेंटली रखना इंगेज करके, ताकि ये अच्छे से काम करे और कंपनी का जो है प्रॉफिट हो। ये काम किसका हो जाता है, HR मैनेजर का, है ना। HR मैनेजर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और ये HR मैनेजर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब कि एम्प्लॉय को मैनेज करता है कि वो, ताकि उसको मोटिवेट किया जा सके, प्रमोट करे, ताकि वो उसको जो भी एम्प्लॉय है अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन भी दिया जाए, कुछ गिफ्ट्स दिए जाए, ताकि वो अपना काम और अच्छे तरीके से करे। अब बात आती है कि क्यों जो है एम्प्लॉय का रिटेंशन ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, और ये 2 चीज़ पे जो है डिपेंड करता है। पहला ट्रस्ट, और दूसरा जो है एक प्रॉपर रिलेशन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन, और जो काम दिया गया है उस काम को लेकर उसका क्या विश्वास है, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके लिए जो है आपका एम्प्लॉय रिटेंशन जो है ज़रूरी होता है। और अगर एम्प्लॉय रिटेंशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कम है तो आप डेफिनेटली समझिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक जो है नहीं चल पाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स है अगर है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या है, हार्मफुल आपका है। अनदर निगेटिव इफ़ेक्ट जो है टर्नओवर का वो है कि कस्टमर हु नोटिस दैट दे आर डीलिंग विद अ कंटिन्यूएबल फ्लो ऑफ डिफरेंट पीपुल। अलग अलग लोगों को से जो है उसको बात करना पड़ रहा है, तो इससे जो है एक जो एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है किसी भी कस्टमर के ऊपर जो है पड़ता है, ठीक है। और ब्रांड पे भी बेनिफिट की बारे में बात किया जाए आपका एम्प्लॉय रिटेंशंस का, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका मोर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन रिटेनिंग वैल्यूड वर्कर्स एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप अच्छा बना हुआ रहता है। और इसका मेन सिग्निफिकेंट की बात किया जाए तो बेटर प्रोसेस इफ़िशियंसी होता है, ग्रेट वर्कर प्रोडक्टिविटी होता है, साथ ही साथ आपका जो है हाई एम्प्लॉय मोरल्स होता है, और जो स्टाफ कॉस्ट होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि बार बार ऑर्गेनाइजेशंस को क्या नहीं करना पड़ रहा है, रिक्रूट और ट्रेनिंग नहीं देना पड़ रहा है। तो बार बार रिक्रूट और ट्रेनिंग नहीं देना पड़ रहा है तो उससे उसका कॉस्ट भी जो है क्या हो रहा है, स्टाफिंग का कम हो रहा है। क्योंकि स्टाफ अगर मान लो कि 100 लोगों को वो अगर ज्वाइन करवाया, 100 में जो है 90 लोग जो है रिटेन कर गए, तो 90 लोगों का इसका सैलरी कितना होगा,
90 गुने मान लो कि 10-10 हज़ार एक एम्प्लॉय को दे रहा है तो उसे मल्टीप्लाई कर लो। अब ये जब नया लोगों को अब बुलाएगा लाएगा तो इसको जो है 100 लोगों का पहले तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद 100 लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में खर्च होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च होता है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसमें खर्च होता है। तो उस चीज़ से जो है इसको छुटकारा मिल जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही साथ जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आदमी से जो है अच्छा से आप कह सकते हो कि एक मिलाप हो गया, तो उसी से जो है बात करना चाहता है, तो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है कस्टमर एक्सपीरियंस में। जो रेवेन्यू होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो आपका ROI होता है ये भी आपका इंक्रीज़ होता है। बेनिफिटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय रिटेंशन प्रैक्टिसेस टेक्स अ मल्टीप्रोगेंड अप्रोच। यहाँ पे जो है देखने को आपको कई सारे अप्रोचेज आपको और भी देखने को मिलते हैं जो कि एम्प्लॉय रिटेंशंस के कारण से आपका आता है। एग्जिट इंटरव्यू और एम्प्लॉय सर्वे रिवील सम ऑफ मोर कॉमन रीजंस वाई एम्प्लॉय क्वाइट देयर जॉब्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मतलब कोई भी कंपनी में जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी ज्वाइन करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ता है ना। इस पे सर्वे किया गया और उस सर्वे के अनुसार कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या अपडेट जो है आपको बाहर देखने को मिलता है। पहला कि जो कंपनसेशन दिए जाते हैं, यानी एक तरीके से स्टाइपेंड कह सकते हो या जो सैलरी कह सकते हो, वो कम दिया जाता है। दूसरा कि आपका एम्प्लॉय का जो बेनिफिट्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं। सोच कर जाता है कि हमको भाई 20 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा, लेकिन वहाँ जाता है तो पता चलता है कि 20 लाख के जगह पे ये 20,000 थमा जा रहा है, तो उससे जो है रिटेंशन जो है घटता है और एम्प्लॉय जो है जॉब छोड़कर भागना चाहता है। तीसरा कि जो लैक ऑफ रिमोट वर्क होता है और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी जो है कई सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से जैसे 2020 के बाद जो कोविड समय आया उसके बाद क्या मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम अगर आपका काम हो जाता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें भी मिलना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, पुअर और अनडिफाइंड कंपनी कल्चर्स, नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद टीम मेंबर्स, है ना। साथ ही साथ लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस और रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं सही से। फिर आपका जो है कंपनी में फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा सेफ्टी नहीं देखा जाता है। साथ ही साथ बेटर जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं और मिल रहा है तो वहाँ पे जो है चले जाते हैं। इफ़ेक्टिव एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अपनाई नहीं जाती है। इन कारणों से जो है लोग जो है रिटेन नहीं कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉय रिटेंशन मैट्रिक्स एंड मेजरिंग की बात किया जाए तो जो HR डिपार्टमेंट होता है यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, इसी का काम होता है कि किस तरीके से सर्वे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सेटिस्फैक्शन मिल सके जो भी जॉब्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड बीइंग हर्ड आर कंसिडर्ड अ की एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। वर्कर also often city of importance of managers who support them। और मैनेजर्स का भी ये काम है कि वो एम्प्लॉय की बातों को क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए। ये जो है आपको यहाँ पे समझना है। एम्प्लॉयर्स ऑल्सो यूज कारपोरेट इलनेस टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयर्स को जो है ये भी ध्यान रखना है कि जो कारपोरेट वेलनेस टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स है वो रिटेन कर सके, क्योंकि लोगों के पास अगर टेक्नोलॉजी का यूज रहेगा तो वो बेटर काम कर पाएंगे। यूजिंग HR सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर रिटेंशन। एम्प्लॉयर के रिटेंशन के लिए HR का काम होता है कि अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाया जाए और उस स्किल्स को एम्प्लॉय को सिखाया जाए ताकि एम्प्लॉय को उस
अपॉर्चुनिटीज़ को सीखने में क्या लगे, मज़ा आए, और जैसे ही उसको अच्छा लगेगा तो वो उस कंपनी में काम करना चाहेगा। तो देखो यहाँ पे जो भी आपके रीजंस थे जिसके कारण से एम्प्लॉय भाग रहे थे, अगर ये सारी चीज़ें या इसमें से कुछ भी चीज़ें अगर सुधार की जाती है या 50% भी सुधार की जाती है तो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना पसंद जो है करेंगे। व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब यही है कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना और उसके स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना, ताकि वो उसका अगर स्किल्स ज़्यादा बेटर होगा तो वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो कंपनी के लिए जो है बेनिफिशियल होंगे। तो इसके लिए जो है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं उनका काम होता है सभी लोगों को बताना। हिस्ट्री की बात किया जाए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो हिस्ट्री से ही मतलब बहुत समय से अगर बात किया जाए आपका 1900 में, तो 1900 में कारपोरेशन स्कूल्स होते थे जिसमें जो है प्रोडक्शंस वर्कर्स को जो है नए नए स्किल्स और उसको टास्क देकर जो है सिखाया जाता था। उसके बाद फिर जो है आज के मॉडर्न युग में जो एम्प्लॉय हैं उसको ट्रेनिंग के लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दिए जाते हैं, ताकि वो कंप्यूटर का नॉलेज रखकर और बेटर फैसिलिटी का यूज करके जो है किया जा सके। जैसे अभी आप अपने कॉलेज में होंगे तो आपके कॉलेज में जो है डिजिटल बोर्ड लगाया गया होगा। अब वो डिजिटल बोर्ड है, अब डिजिटल बोर्ड को लगा तो दिया गया लेकिन किसी भी प्रोफेसर को चलाने नहीं आ रहा है, तो ये काम किसका है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाए ताकि जो प्रोफेसर्स हैं आपके कॉलेज के उनको जो है डिजिटल बोर्ड के बारे में पता चले और वो उस पर बेटर वर्क कर सकें। ओके, जो आजकल अगर बात किया जाए तो कई सारे वैसे स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशंस। ऑनलाइन एजुकेशंस में अभी जो है एक तरीके से कह सकते हो कि होड़ लगा हुआ है, हर कोई चाहता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशंस दें, लोगों का हेल्प करें, और लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रैब भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग है जो अभी जो है ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे पहला है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल टीम्स, personalized training programs based on employee needs, mobile app training programs, uses of knowledge sharing system for employees, retraining, re-skilling to keep up the चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो है आपके स्किल्स में जो है क्या किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए। साथ ही साथ जो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं उसकी जो फैलने की जो एरिया है वो ज़्यादा है। जैसे मैं आपको अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है पढ़ा रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं ऑफलाइन पढ़ाता, ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं ऑफलाइन मान लो कि पटना में पढ़ाता तो कितने लोग हमारी इस वीडियोज़ को देखते हैं? मान लो कि अगर 2 कॉलेज में लिया गया है तो 60 में से 3 से 4 स्टूडेंट आते, लेकिन यही चीज़ को जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको रखा तो ये जो ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज आपकी अवेलेबल हो गई। अब इसको जो है 60 में 50% यानी 30 स्टूडेंट जो है इसको देख रहे हैं या 10 स्टूडेंट देख रहे हैं, यानी जब ऑनलाइन कोर्सेज आई तो उसकी जो एरिया हो गया ना वो फैल गया। पहले सिर्फ पटना में ही था, अब और पटना के भी एक पर्टिकुलर एरिया में था, लेकिन अब पटना के क्या पूरे बिहार में ये चीज़ें जो है सबको पता चली गई। जब यूट्यूब पे वीडियोज़ मैंने फर्स्ट वीडियोज़ अपलोड किया था तो पता चल गया लोगों को कि हाँ यहाँ पे जो है बेस्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें जो है ऑनलाइन जो है कंपनी में भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किए जाता है। ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट टाइम मैनेजर्स एंड लीडर्स, है ना, फर्स्ट टाइम जो है लीडर्स और मैनेजर्स को जो है क्या किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। डाइवर्सिटी इंक्लूड किए जाए, मतलब कई सारी चीज़ें जो है अलग अलग लोगों से करवाई जाए। एम्प्लॉय का डाटा को जो है कलेक्ट किया जाए और उसको जो है ट्रेनिंग देकर उसको इम्प्रूव किया जाए। इंटरेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए ताकि सभी लोग वहाँ पे समझे जाने, और जो भी ट्रेनिंग दिया गया उसका जो है फीडबैक भी जो है एम्प्लॉय से ज़रूर लिया जाए ताकि जो है ट्रेनिंग के बारे में उसको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में
आ सके। बात किया जाए पर्पसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों का जो उत्साह होता है वो बढ़ता है ना। काम करने की, पहले अगर काम करने की कैपेबिलिटी 2% था तो वो बढ़कर जो है 4% हो जाता है, और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है क्या होता है, प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये मेन मकसद होता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इजेंट जस्ट फॉर ग्रोथ थ्रू एम्प्लॉय, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, कंपनी का भी जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होता है। साथ ही साथ जो सर्विस क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विस क्वालिटी होते हैं या प्रोडक्ट क्वालिटी होते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एम्प्लॉय को जो है कई सारी चीज़ें जो है समझ में आती है और उसके अनुसार जो है वो अपने कंपनी में काम करता है, जिसके कारण से उसे जॉब सेटिस्फैक्शन भी जो है आप उसको पता चलता है और उसको एक आइडिया लग पाता है कि हमारा जो है वीक जोन कौन सा है, स्ट्रेंथ हमारा क्या है, ये जो है उसे पता चल पाता है। साथ ही साथ जो है जो कॉस्ट होते हैं और जो एरर होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। बात किया जाए रोल ऑफ HR इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HR का क्या रोल होता है और जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है, तो देखो सबसे पहला रोल अगर बात किया जाए तो HR का कि एम्प्लॉय को गाइड करना, दूसरा एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना, जो भी फीडबैक और इंटरप्रिटेशन डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं उसको देखना, समझना, एनालाइज करना, जो भी एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करना और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को जो है प्रोवाइड करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है सप्लाई करना सफिशिएंट तरीके से, मोरल एम्प्लॉय के मोरल और मोटिवेशंस को बूस्ट करना, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से उनकी जो है देख रेख करना कि भाई कौन एम्प्लॉय कितना अच्छा से जो है काम कर रहा है, तो ये काम होता है हमारा HR का। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे और भी चीज़ें हैं जिसे के बारे में मैं आपको आने वाले समय में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।